सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट बनो पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1.2 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ये संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, इनके प्रकार, सब कुछ इस वीडियो में ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पाठ का नाम है यानी चैप्टर का नाम है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं किसे कहते हैं जान लीजिए। तो देखिए, अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अपरिमेय संख्या, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यानी कि जो हमारा चैप्टर 1.1 का वीडियो बना था पार्ट 1, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक तो ये, और दूसरा कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी बाकी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्या हैं उन सभी को छोड़कर बची हुई संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि √2, √5, यानी कि उदाहरण में है, देख लीजिए दोस्तों, √2, √5 और पाई, ये इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, यदि आप नोट बनाना चाहें तो बना लीजिए, देख लीजिए बोर्ड पे, ये है अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन, तो आप इसे लिख लीजिए। अब अगली बात जो है इस प्रश्नावली के लिए कि संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है, पहला पार्ट परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी कि जो वास्तविक संख्या है उसके दो दो भाग हुए, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हुआ ग्रुप, समूह, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, उनसे मिलकर बना ग्रुप, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो, उस ग्रुप को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब और आगे संख्याओं के प्रकार हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के भी आगे प्रकार हुए, भाग हुए। तो आप उन्हें हमारी बोर्ड पर देख सकते हैं कि उनके कौन कौन से पार्ट बने। और आगे चलिए हम आपको बताते हैं उसके बारे में भी डिटेल से। परिमेय संख्या के भी दो पार्ट बने, जे एक पार्ट बना पूर्णांक संख्या और दूसरा पार्ट भिन्न भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या के उदाहरण आप देख सकते हैं। पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस वाली संख्या और माइनस वाली प्लस जीरो हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो संख्या बटे के रूप में हो, जैसे 1/2, 5/3, 7/5, 6/4, जो संख्या बटे के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। फिर इसके बाद पूर्णांक संख्या के भी दो पार्ट बने। तो एक पार्ट बना ऋण पूर्णांक और एक पार्ट बना पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या के उदाहरण आप देख सकते हैं, 0 से 1, 0 से अनंत तक। आगे पूर्ण संख्या के भी दो पार्ट बने, पहला पार्ट बना शून्य और दूसरा पार्ट बना प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या के आप उदाहरण देख सकते हैं, 1, 2, 3, 1 से अनंत तक। फिर प्राकृत संख्या के भी दो पार्ट बने, पहला पार्ट सम संख्याएं और दूसरा पार्ट विषम संख्या। तो सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जिस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, ये सभी दो से पूर्णतः विभाजित है। फिर विषम संख्या क्या होती हैं, तो जिस संख्या में दो का भाग नहीं जाए, दो से जो संख्या विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण है 1, 3, 5, 7, 9। आगे सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं के भी पार्ट बने। तो सम संख्या के दो पार्ट बने, पहला पार्ट अभाज्य संख्याएं और दूसरा भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो एक और खुद से विभाजित हो, यानी कि जिस संख्या में एक से भाग दिया जाए तो शेष 0 बच जाए, और खुद से भाग दिया जाए तो शेष 0 बच जाए। एक और स्वयं से जो पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें दो का भाग चला जाए, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एक से और स्वयं से, यानी कि 1, 2 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में है 4, 6, 8, 10। अब विषम संख्या के तीन पार्ट बनी। तो विषम संख्या के तीन पार्ट है। तो पहला पार्ट बना ना भाज्य ना अभाज्य। ना भाज्य होगी वो संख्या, ना अभाज्य होगी।
और दूसरा पार्ट बना अभाज्य संख्याएं, और तीसरा पार्ट बना भाज्य संख्याएं। ये विषम संख्या के पार्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर सम संख्या में अभाज्य संख्या की डिफिनेशन बताई थी, तो विषम संख्या में भी अभाज्य संख्या की डिफिनेशन सेम होगी, पर इसमें भाज्य संख्या की डिफिनेशन अलग हो जाती है। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं 3 5 से कट जाएँ विषम संख्या से, और 1 का भाग और स्वयं से कट जाएँ, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब अगले देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के 2 पार्ट हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के भी 2 और पार्ट बने। पहला पार्ट शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब वो शांत नहीं होता है, अनंत तक जाता रहता है, दशमलव में भाग आता रहता है। और अपरिमेय संख्या के भी एक पार्ट बना, जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसमें भी भाग जाता ही रहता है। अब हमने आपको इतना बता दिया, अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो अभ्यास प्रश्न में कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिए रहेगा कि संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 वर्गमूल 2 को प्रदर्शित कीजिए, यानी कि यह कह दीजिए इसका स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि आप √2 को किसी चीज़ से नाप सकते हैं। क्या आप √2 को किसी भी चीज़ से, किसी स्केल से नाप सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आप नाप सकते। इसके कोई भी स्केल से, किसी भी तरह से आप, किसी भी स्केल से आप इसको नाप नहीं सकते। तब आप क्या करोगे? अब आप इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। आपको दोस्तों पटरी से, स्केल से बनाना है, आपको सीधा सीधा बिल्कुल ये वाली लाइन खींचनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो ये जो होगा, तो ये कोण होगा 90 अंश, और आपको यहाँ से एक लाइन खींच देनी है, ऐसे मिला देना है इसे। ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो कोण इसका ये वाला 90 अंश होगा, और आधार कर्ण लंब के बीच कुछ संबंध होता है, इसको बोलते हैं आधार। ये होती है आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब। तो ये लंब आधार कर्ण के बीच कुछ संबंध होता है। तो इसके बीच क्या संबंध होता है? तो इसके बीच संबंध होता है ये कि ये जो कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये इसके लंब आधार कर्ण के बीच ये संबंध होता है। अगर आप आधार और लंब 1-1 सेंटीमीटर ले लो। अब ये आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ कि हल करने की, कि अगर आप ये मान लीजिए, अब हमें निकालना ही नहीं, तो ये हमें कुछ दिया नहीं है इसमें, खाली हमें इतना पता है ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब मान लीजिए हम आधार और लंब 1-1 सेंटीमीटर ले लें। तो जैसे कि इसे भी 1 ले लें, 1 सेंटीमीटर, और इसे भी 1 सेंटीमीटर ले लें। तो अब हो जाएगा यहाँ पे आधार हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 स्क्वायर प्लस लंब भी 1 सेंटीमीटर है, तो फिर 1 का स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। अब हम इस रूट को, मतलब इस स्क्वायर को, ये जो 2 लिखा है, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे ये रूट चढ़ जाएगा। जब हम इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा और ये खाली कर्ण बचेगा। तो अब इसको हल करते हैं आगे। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 1, तो 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट। एक ये और एक 2, और इसको ये रूट चढ़ा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा √2। तो देखिए हमें इस प्रकार से √2 मिल गया, और हम इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं इस प्रश्न के लिए। तो आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अब आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, स्केल की मदद से अब आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। देखिए मैं खींच रहा हूँ, आपको ऐसे पटरी रखना है, और यहाँ
एक सीधी सी लाइन आपको बना देना है। फिर आपको यहाँ पर कहीं भी बीच में एक बिंदु रख देना है। अभी इस बिंदु को आप 0 मान लीजिए, इस बिंदु को आप 0 मान लें। अब एक बिंदु यहाँ पे आपको इस पटरी की सहायता से ही सही से करना, आपको इन सभी की दूरी सेम होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कर लेना है ऐसे ऐसे, फिर आपको लिख लेना है। मैं ऐसे ऐसे करके अब आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस साइड होते हैं प्लस वाले एक, अब इस साइड होते प्लस वाले। हमको जितनी ज़रूरत है हम उतनी लिखेंगे। आप यहाँ भी मैं कई बहुत सारे लिख सकता, पर हमें इतनी की ज़रूरत है, हम इतने ही लिखेंगे। और इस साइड होते हैं माइनस वाले। अब इसमें क्या करना है कि देखिए, अब हमें इसमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि एक समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम आपको अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आधार हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो हम यहाँ पे आधार खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से आधार करेंगे हम, इस बिंदु से, ये वाला लास्ट से। तो देखिए हमारा 1 पे आ रहा है ये 1 सेंटीमीटर। तो हमने 1 सेंटीमीटर ये खींच दिया। मैं आपको थोड़ा ऐसे, थोड़ा 1 सेंटीमीटर खींच दिया मैंने। फिर अब आपको इसमें लंब भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, आधार हमने 1 सेंटीमीटर खींच दिया। अब हमने लंब भी पहले 1 सेंटीमीटर लिया था, तो लंब भी 1 सेंटीमीटर हम खींच देंगे। सीधा बिल्कुल आपको खींचना है। लंब 1 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। अब इसको इससे मिला देना है। अब इसको इससे मिला देना है, तो आप ऐसे करके आप इसको मिला दीजिए। अब जो इधर से इधर की लंबाई है, इस बीच की जो दूरी है, इसको आपको नाप लेना है प्रकार की सहायता से। जो आपका प्रकार होता है, उस प्रकार की सहायता से आपको नाप लेना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम नाप लेते हैं। तो इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पर, और इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। तो हमारा इतना यहाँ तक सही आ रहा है। अब इसी इतने ही चाप का एक ऐसे ही हम रखे हुए, आपको रुकिए और मैं सही से दिखा रहा हूँ। इधर एक चाप लगा देना है, इतनी दूरी का चाप आपको इधर एक चाप लगा देना है। अब ये चाप जहाँ पे काटता है, ये चाप हमारा यहाँ पे आया इतनी दूरी का, तो यही हो गया। इसी को हम कहेंगे √2। यही स्थान होगा हमारा √2, यही होगा √2। यहाँ पे भी √2 लिख दीजिए, क्योंकि ये √2 की लंबाई है। यहाँ पहले हमको लिख देना चाहिए था। तो √2 यहीं पे आपका हमारा प्रदर्शित हो गया। अब इतना ही बस सवाल, इसी तरह से आपको हल कर लेना है। अब अगला सवाल है, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए या प्रदर्शित कीजिए, एक ही बात है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। दोस्तों पहले तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से पिछला वाला सवाल बताया, जो कि इसी तरह का था। दोनों सेम सवाल हैं। तो मैंने उस वाले सवाल को आपको पाइथागोरस थ्योरम से समझाया था। अब इस वाले सवाल को एक दूसरी विधि से बताऊंगा। इसके लिए आपको एक दूसरी ट्रिक, मान लीजिए विधि बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले यहाँ पर लिखिए √5। आपने यहाँ पे √5 लिया। अब बराबर लगाइए। अब √5 को तोड़ते हैं हम। तो आप सोचिए कोई दो ऐसी कौन सी दो संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, संख्याएं बस नहीं, खाली पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसी कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्या हैं जिनको जोड़ने पर हमें 5 मिल जाए। पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं जिसका, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह की दो संख्याएं आप देखिए, बताइए कि किन संख्याओं को, ऐसी कौन सी संख्या हैं पूर्ण वर्ग संख्या जिनको जोड़ने पर प्राप्त हो जाए। तो वे संख्याएं हैं 4 + 1। वे ये दोनों दो संख्याएं यही हैं। 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1। 1 का 1 ही होगा, 2 का होगा वर्ग 4, तो इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आपको नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए मैंने इस प्रकार से कुछ लाइन ड्रॉ की। अभी एक कहीं भी आपको एक बिंदु ले लेना है। इस बिंदु को आप 0 मानेंगे और फिर एक ही नाप के और बिंदु लेना है। तो इसी पटरी की सहायता से आपको खींच लेना है ताकि इनकी जो दूरी कम ज़्यादा ना हो। यहाँ पे बिंदु ऐसे ये लाइनों के ऊपर ऊपर लगाने हैं आपको। फिर इसमें इस साइड प्लस वाली संख्या होती है, इस साइड माइनस वाली, तो यहाँ पे लिखना है 1
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब आपको यहाँ पे लिखना है -1 -2 -3। अब इतना हमने किया। अब यहाँ हम ऊपर आपको बता इतना मिल चुका है हमें। तो अब ये जो हमें प्राप्त हुआ 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हमें इतना मिला, तो हमको यहाँ पे अब आधार खींचना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये जो 2 है इसी को हम 2 सेंटीमीटर मान लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर का आधार खींचेंगे। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का हम आधार खींचेंगे। तो अब मैं 2 सेंटीमीटर का आधार खींच रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 सेंटीमीटर का आधार खींचा। अब आपको 2 सेंटीमीटर का मैंने आधार खींचा। अब आपको ये जो 1 लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर का आपको लंब खींचना है, ऊपर की साइड ले जाना है। तो ये 1 सेंटीमीटर का मैंने लंब खींचा, खींच दिया। अब आपको इस वाले बिंदु से इसे मिलाना है, तो हम इसे यहाँ से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। ये दोस्तों ओ है, इसको ओ बिंदु मानेंगे, और इस बिंदु को मान लेंगे हम ए, और इसको मान लेंगे बी। तो अब ये जो हमारा ओ बी आया, तो इस ओ बी रेखा की लंबाई हो गई √5। इस ओ बी रेखा की लंबाई हो गई √5। तो अब आगे करना है आपको अब प्रकार लेना है। प्रकार की मदद से आपको ये ओ और ओ बी रेखा की आपको ओ बी पर एक चाप लगाना है, ओ बी रेखा पर। अब आपको ओ बी रेखा की लंबाई ऐसे नाप लेना है, यहाँ पे इतनी लंबाई। अब आपसे यहाँ से ऐसे एक चाप लगाना है, इस प्रकार से आपको एक ऐसे चाप लगाना है, इस प्रकार से कुछ एक इस प्रकार से आपको चाप लगाना है। इस प्रकार से आपको एक चाप खिंचा देना है, यहाँ पर रख के ऐसे यहाँ पे चाप लगाना है। अब जो यहाँ पे ये जो चाप इस लाइन को काट रहा है, इस रेखा को ये जो चाप जहाँ पर काट रहा है, तो इस बिंदु को हम यहाँ पे बिंदु निरूपित कर देंगे। मान लीजिए डी, ये हमने डी बिंदु निरूपित कर दिया यहाँ पे। अब जो ये वाला स्थान है डी वाला, यही है हमारा √5। तो ये ओ डी बराबर हो जाएगा √5। ये जो ओ है और ये जो डी, इधर से इधर तक की माप हो जाएगी, ओ डी बराबर √5। यहाँ पर हमारा हो जाएगा √5। यही है हमारा आंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कुछ 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि आपसे ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये संख्या रेखा वाले 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे वे पूछें, क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि संख्या रेखा पर दिखाइए, खाली आपको दिखाना हो, तो आपको इस तरह से लगा देना है। और यदि आपको कहा जाए कि थोड़ा वर्किंग भी कीजिए, वर्किंग में दिखाइए, तो वर्किंग के लिए ऊपर जो मैंने बताया था पहले नंबर पर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो आपको उस तरह से करना है। और यदि खाली दिखाने के लिए बोले तो आपको ये वाला विधि अपनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन से प्रश्न है आगे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सत्य असत्य कारण के साथ बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो देखिए नीचे लिखा हुआ है उत्तर 1, तो 1 नंबर का उत्तर लिखा हुआ है सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। एंड सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए, दूसरे नंबर पर लिखा है नीचे असत्य, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि √m के रूप का नहीं होता है, एक प्राकृत संख्या है। यानी कि दोस्तों यह कि संख्या रेखा पर सिर्फ √2 नहीं प्रदर्शित होता, उसमें प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं 0 ये सब प्रदर्शित होते हैं, √m बस नहीं होता, इसीलिए ये असत्य है। एंड थर्ड नंबर पर पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, यानी कि परिमेय अपरिमेय जब दोनों संख्या मिलती हैं तब वास्तविक संख्या बनती है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण है जैसे कि √4 का वर्गमूल होता है 2, जो एक परिमेय संख्या है, यही कारण है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको सभी बता दिए हैं। अब अगला पार्ट आएगा 1.3 एक्सरसाइज का, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों को भी भेजिएगा, ताकि वो भी कोरोना लॉकडाउन के चलते
घर में ही पढ़ाई कर सकें।